पाकिस्तान से आई काली बहू की सौतन। नवीन जैसे ही दफ्तर से आता है, अपने साइड में बैग लेकर फोन चलाकर पबजी खेलने लगता है। हे हाय नफीसा, कैसी हो तुम? माफ करना, आज ऑफिस से आने में थोड़ा लेट हो गया। अरे अरे, कोई बात नहीं, इसमें माफी मांगने वाली कौन सी बात है। आते ही पबजी खेलने लग गए। मेरे साथ पहले खाना वाना खा लो, पानी पी लो। जाने मन, ऑफिस में तुम्हारे बिना दिल भी नहीं लगता है। अरे अरे, शूट करो पट से हेडशॉट। ओहो, क्या शॉट मारा है तुमने। लास्ट में चिकन डिनर भी करना है इसमें। हाँ हाँ जान, मुझे पता नहीं था इस पबजी के चक्कर में मेरी जिंदगी में तुम आ जाओगी। मुझे भी नहीं पता था कि मैं पबजी के दौरान भारत में रहने वाले नवीन नाम के लड़के से कांटेक्ट में आऊंगी। अब मैं तुम्हें इतना पसंद करती हूँ कि तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। तो फिर बताओ, कब आ रही हो भारत? ओहो, कैसे आऊं? तुम तो जानते हो कितना मुश्किल है पाकिस्तान से भारत पहुंचना। और मैं अपने चारों बच्चों को भी ले आऊंगी। अगर भारत में किसी ने कुछ कहा तो? उन सब की फिक्र तुम मत करो नफीसा, तुम अपने चारों बच्चों को ले आओ। हम एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे यहाँ पर। बस जैसे बोलूं वैसे वैसे बॉर्डर क्रॉस कर लेना, और हम मिलेंगे तो एक दूसरे से शादी कर लेंगे। और तुम्हारी पत्नी और माँ का क्या? वो हमें घर में रहने देंगे? अरे मैं सब हैंडल कर लूंगा, तुम बस मेरे चारों बच्चों के साथ आने की तैयारी करो। हाँ हाँ, बिल्कुल। आधी कहानी का तो आपको पता चल ही गया होगा। दरअसल पाकिस्तान में बैठी नफीसा एक पबजी गेम के दौरान नवीन से 1 साल पहले ही मिली थी। दोनों के बीच बात पबजी खेलते खेलते इतनी ज्यादा होती है कि अब वो नॉर्मल वीडियो कॉल भी किया करती थी। और इस दौरान उसने अपने 2 बेटे और 2 बेटियों को भी दिखाया, जिनकी उम्र 5 से 8 वर्ष के बीच थी। नफीसा नवीन को अपने शौहर रुस्तम से छुपा कर रखती थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और अब नफीसा भारत आकर नवीन की दुल्हन बनना चाहती थी, जबकि नवीन पहले से ही शादीशुदा था। उसने 3 साल पहले आराध्या नाम की लड़की से शादी की थी, जो कि काली थी, पर सास संगीता उसे बहुत प्यार करती थी। फिर आराध्या अपने पति के लिए खाना लाती है। अजी, आपको कितनी देर हो गई, आपने पानी भी नहीं पिया। चलिए खाना खा लीजिए। अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? मैं गेम खेल रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो। ढककर रख दो खाना, मैं बाद में खा लूंगा। 3 घंटे तक नॉन स्टॉप मेरी पबजी गेम चलेगी। और हाँ, बार बार अपनी मनूस काली शक्ल मुझे मत दिखाया करो। अजी, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? ओहो, बच गया अभी, वरना किल हो जाता। तुम जाओ ना, डिस्टर्ब मत करो। काम डाउन नवीन, तुम इतना परेशान मत हो। जस्ट चिल, डोंट वरी। हम अभी बहुत देर तक खेलेंगे और बात करेंगे। ऑन है ना माइक तुम्हारा? सही से आवाज नहीं आ रही है मुझे। हाँ हाँ, ठीक तो है मेरा माइक। ये आहा, जीत गया जीत गया। अब नेक्स्ट राउंड। बेटा, नेक्स्ट राउंड में मैं खेलूंगी और जीतूंगी भी। हाँ हाँ, देखते हैं। हताश होकर आराध्या रसोई में खाना बनाने चली जाती है। वहीं सास संगीता आकर कहती है, क्या हुआ बहू, तो इतनी परेशान क्यों है? क्या करूं, पिछले 1 साल से जब से ये पबजी खेलने लगे हैं, तब से इनका घर में कोई ध्यान ही नहीं है और बस मुझ पर चिल्लाते रहते हैं। रात के 3-4 बजे तक पबजी खेलेंगे, खाना नहीं खाएंगे। क्या कहूँ मैं? बाकी सब आपको पता ही है। हाँ, ये तो मैंने भी देखा है। रात के 3-4 बजे तक मेरे कानों में भी इसके पबजी की आवाज आती है और बोल बोल कर खेलता है। पता नहीं कौन औरत है, मैंने तो उसके उर्दू लफ्ज को भी सुना है। शायद कोई पाकिस्तानी है पाकिस्तानी? इतनी दूर से भी गेम खेल सकते हैं क्या? हाँ माँ जी, पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आता कुछ। तू परेशान मत हो, करने दे उसे जो करना है। नवीन नफीसा के साथ देर रात तक बात करते हुए पबजी खेलता है। वहीं एक दिन नवीन किसी से संपर्क करके नफीसा को चारों बच्चों समेत पाकिस्तान का चोरी चुपके बॉर्डर पास करवाता है। फिर दोनों नेपाल के बॉर्डर को पार कर मंदिर में मिलते हैं, जहां नफीसा ने भारत की औरतों की तरह साड़ी पहन ली थी। फिर दोनों एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। खुश हूँ मैं कि मेरी आपसे शादी हो गई और मैं आपसे मिल भी गई। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो। यहाँ से बस में बैठने के बाद हम अपने शहर दिल्ली पहुंच जाएंगे और उसके बाद तुम मेरे घर में सुरक्षित हो। अरे अहमद बेटा, हिना बेटी, जोया और रेहान, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ अंकल, लेकिन हम सबको बहुत भूख लग रही है। एक ही शर्त पर खाना खिलाऊंगा, जब तुम मुझे पापा कहोगे। ठीक है पापा, हमें खाना खिला दीजिए।
फिर नवीन अपने परिवार के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाता है और बस में बैठने के बाद वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। फिर नवीन अपनी पाकिस्तानी पत्नी और 4 बच्चों के साथ घर में आता है। ये सब क्या है बेटा? ये औरत और 4 बच्चे कौन हैं? पहले तो कभी नहीं देखा। माँ, ये आपके पोते पोती हैं और अब से यहीं रहेंगे। दरअसल मैंने नफीसा से शादी कर ली है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नवीन, आपकी शादी तो मुझसे हुई है, फिर आप किसी और से शादी कैसे कर सकते हैं? वो भी एक ऐसी सौतन जिसके 4 बच्चे हैं। और ये वही है ना जिसके साथ आप पबजी खेलते हैं रात भर, पाकिस्तान वाली? मूर्ख औलाद, ये तूने क्या कर दिया? पुलिस का चक्कर हुआ तो? प्रणाम माँ जी, अब से मैं यही रहूंगी। बच्चों, दादी जान के पैर छुओ। नहीं नहीं, दूर रखो इन्हें मुझसे। माँ, आपको इन्हें अपनाना ही पड़ेगा क्योंकि नफीसा को मैं कहीं भेज भी नहीं सकता। वो अनजान है इस देश में। ये बात सुनकर आराध्या और संगीता के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है और वो नफीसा को बच्चों समेत यहाँ रहने की इजाजत दे देती है। वहीं पाकिस्तान में रुस्तम नफीसा और बच्चों को ढूंढ रहा था। अस्तगफिरुल्लाह, बच्चे और बीवी कहाँ चले गए? मुझे दरोगा साहब से रपट करवानी पड़ेगी। 4 दिन बीत गए, कोई अता पता नहीं है, सब जगह देख लिया। पूरे पाकिस्तान में रुस्तम अपनी बीवी और बच्चों को ढूंढ रहा था। वहीं अमीर शहजादी नफीसा नवीन के साथ बहुत ऐश की जिंदगी काट रही थी। नवीन उन सबको बाहर घुमाने भी ले जाता था। ये देखकर संगीता और आराध्या बहुत जलते हैं। माँ जी, मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा। मैं मर क्यों नहीं गई ये देखने से पहले कि मेरी सौतन ही अपने बच्चों के साथ यहाँ रह रही है। नवीन ने उन्हें अपना भी लिया। चिंता मत कर बहू, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। गुजरते वक्त के साथ अब नवीन के गरीब खाने में नफीसा रह नहीं पा रही थी और उसके बच्चे भी खुश नहीं थे, जिस वजह से अक्सर नवीन से वो लड़ लिया करती थी। ऐसे ही एक शाम फिर दाल रोटी खाकर वो कहती है, या अल्लाह, ये कैसा अजीब खाना है। यहाँ पर न चिकन मटन है, न गोश्त है। ये रूखा सूखा घास फूस का खाना मुझसे नहीं खाया जाता। और मुझे भी नहीं खाना अम्मी, मुझे वापस अब्बू के पास जाना है। ये अच्छे अब्बू नहीं है। मैंने इनसे साइकिल मांगी और इन्होंने मुझे नहीं दी। हाँ बेटा, अभी पैसे नहीं है, इसलिए बाद में साइकिल लाऊंगा। तुम्हारे गरीब खाने में कुछ है भी या नहीं? खाने को चिकन मटन नहीं है, एसी भी नहीं है। मेरे बच्चों को तो ऐशो आराम मिल ही नहीं रहा है। बुला लिया मुझे यहाँ पर, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। अगर ऐसा ही है तो ले जाओ अपने 4 बच्चों को। एक तो पाल रहा हूँ, अपना भी लिया, ऊपर से बकवास कर रही हो, पागल औरत कहीं की। तू पागल, तेरा पूरा खानदान पागल, गरीब कहीं का। जा रही हूँ मैं यहाँ से अपने बच्चों को लेकर। अच्छा है बला टली। देखो नफीसा, जो जहाँ रहता है उसे वहीं रहने की आदत होती है। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, पर अब भी देर नहीं हुई है। अपने देश पति के पास लौट जाओ। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा घर तोड़ना चाहा। इसके बाद नफीसा बच्चों के साथ उस घर को छोड़ देती है और आराध्या विनती करके उसे कानूनी रूप से बॉर्डर पार करवा देती है। जिसके बाद नफीसा अपने शौहर से माफी मांगकर 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान में खुशी खुशी रहने लगती है। वहीं नवीन भी अपनी पत्नी और माँ से माफी मांगकर उसके साथ रहने लगता है। पंडित जी, कितने दिनों से बोल रही हूँ, कोई अच्छी लड़कियाँ दिखाओ जो बहुत ज्यादा अमीर हों, जिसके पास पैसों की जरा भी कमी ना हो। अरे बहन जी, ढूंढ तो रहा ही हूँ, लेकिन कोई लड़की ऐसी मिल नहीं रही। ऐसे मेरे पास 3 लड़कियाँ हैं जो बहुत अमीर हैं, लेकिन एक खराबी है उनमें। देखो पंडित जी, हमें इस घर में अमीर बहुएं चाहिए, फिर उनमें कोई भी कमी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आपको 3 लड़कियों की फोटो दिखा देता हूँ। पंडित ऐसा कहने के बाद अपने झोले के अंदर से 3 बौनी लड़कियों की फोटोज निकालकर करुणा को दे देता है। ये लो बहन, ये है वो 3 लड़कियाँ जो बोनी है और बहुत अमीर है, और इनके माता पिता खूब सारा दहेज भी देंगे। अरे वाह पंडित जी, ये हुई ना बात। ये लड़कियां मुझे पसंद हैं। अपने बेटों के लिए आप शादी की बात आगे बढ़ाइए। करुणा के कहने पर पंडित जी शादी की बात तो आगे बढ़ाते हैं, जिसके चलते दोनों परिवारों में शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। करुणा के 5 बेटे थे, जिनमें से वो अपने 3 बेटों की शादी करवा रही थी। जैसे ही वह अपनी 3 बौनी बहुओं को शादी करवाने के बाद अपने घर लेकर आती है और उनका गृह प्रवेश करवाने वाली होती है, तभी उसके दोनों छोटे बेटे अपनी पसंद की लड़कियों से शादी करके उन्हें अपने साथ ले आते हैं।
उन दोनों लड़कियों ने घूंघट किया हुआ था। हे भगवान, ये अब क्या है? ये यही दिन देखने को बचा था। मेरी जिंदगी में तुम दोनों ने तो मेरा नाम ही डुबो दिया। कौन है ये दोनों फटीचर लड़कियां? अरे ये तो आपकी बहू है माँ, आप इन दोनों का भी स्वागत करो। हाँ माँ, हमने शादी कर ली है। हम दोनों इन्हें बहुत पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे। एक बार भी तुमने अपनी माँ को बताना जरूरी नहीं समझा? और इन दोनों ने अपने मुंह क्यों ढके हुए? क्या मुझे ये समझाएगा कोई? अरे माँ, इनके मुंह तो हमने ही आज तक नहीं देखे, आप कहाँ से देख लोगी? देखो, हमारी पत्नी दोनों ही बहुत संस्कारी हैं, इसलिए वो हमेशा अपना चेहरा घूंघट में छुपा कर रखती हैं। अरे माँ, आप हमारी खुशी के लिए इन दोनों को स्वीकार नहीं कर सकती हो? अपने दोनों बेटों की बात सुनने के बाद करुणा उन्हें कुछ नहीं कह पाती, जिसके बाद वो अपनी 5 बहुओं का गृह प्रवेश करती है, जिनमें से वो अपनी 3 अमीर बौनी बहू को तो अपने साथ घर के अंदर ले आती है और उन्हें बिठाती है। तुम तीनों ने कुछ खाया नहीं होगा, रुको मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए लेकर आती हूँ। करुणा ऐसा कहकर रसोई में जाती है और अपनी तीनों बौनी बहुओं के लिए कुछ खाने के लिए बना कर लाती है, जिसके बाद वह अपनी तीनों बौनी बहुओं को अपने ही हाथों से खाना खिलाने लगती है। इधर उसकी दोनों गरीब बहू एक तरफ घूंघट करके बैठी होती हैं। खाओ खाओ खाओ, पेट भर के खाओ। तुम्हें यहाँ मेरे होते हुए कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। करुणा अपनी तीनों बौनी बहू का बहुत ख्याल रखती है, लेकिन उसकी तीनों बहू बहुत ज्यादा घमंडी थी। अरे ये क्या, अब क्या इतना सारा खाना खिलाने के बाद हमें मार ही डालेंगी? हम वैसे भी डाइटिंग पर चल रहे हैं। देखो माँ जी, हम इस लहंगे में बहुत ज्यादा बोर हो गए हैं, अब हमसे ये सब पहना नहीं जा रहा। मैं चाहती हूँ कि हमें हमारे कमरे में भेज दिया जाए ताकि हम वहाँ पर अपने कपड़े चेंज कर लें। हाँ बिल्कुल सही कहा, बहुत ज्यादा थक गए हैं हम तीनों। जितना छोटा कद उतना ही ज्यादा घमंड। ये देखकर करुणा को अजीब तो लगता है, लेकिन वो अपनी तीनों बहुओं से कुछ नहीं कहती। कुछ ही देर बाद जब उसकी तीनों बहू मुंह दिखाई की रस्म के लिए हॉल में आती हैं, तो वो तीनों छोटी छोटी ड्रेस पहनकर सारे मेहमानों के सामने आ जाती हैं। ये सब क्या है? तुम तीनों ने इतने छोटे कपड़े क्यों पहने हैं? अरे एक तो तुम वैसे ही इतनी छोटी हो, ऊपर से ऐसे कपड़े पहन रही हो। अरे आप क्या हमें ऐसे कपड़े पहनने से रोकोगी? अरे इसलिए हमारे माता पिता ने हमें इतना सारा सोना, पैसा, हीरे, दहेज नहीं दिया कि इस घर में आने के बाद भी हमें बहुत सी पाबंदियों का शिकार होना पड़े। और फिर हमारा लाइफस्टाइल है, हम चाहे जैसा पैसा पहन सकते हैं। अरे तुम तीनों तो गुस्सा हो रही हो। गुस्सा करने की क्या बात है? भला कोई तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने से मना करेगा क्या? मुझे कोई परेशानी नहीं है और तुम तीनों यहाँ बैठो, आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। तभी करुणा अपनी तीनों अमीर बहुओं को गुस्से पर मक्खन मलाई लगाने लगती है। ये सब देखकर घर के सभी सदस्य बहुत अजीब सा महसूस करते हैं, और जो मेहमान आए हुए होते हैं वो करुणा से कहते हैं, अरे टुनटुन मौसी, और कितना वक्त लगेगा 5 भाभियों की मुंह दिखाई की रस्म को पूरा करने में? अरे हाँ भाई, बहुत देर हो गई है, अब हम इन 5 की मुंह दिखाई करके यहाँ से चले जाते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं। करुणा अपनी अमीर बहुओं के साथ तो बहुत अच्छे से बिहेव करती है, लेकिन गरीब बहुओं को वो जरा भी नहीं देखती। उन्हें वह कुर्सियों पर बिठा देती है, वो भी अपनी 3 बौनी अमीर बहुओं के पीछे। जिसके बाद एक के बाद एक सभी लोग उन 5 को मुंह दिखाई का शगुन देना शुरू कर देते हैं। सभी मेहमान करुणा की गरीब बहुओं को ज्यादा शगुन देते हैं और अमीर बहनों को कम, जिसके चलते उसकी तीनों बहू अंदर ही अंदर चिढ़ने लगती हैं। ये देख करुणा अपनी तिजोरी से महंगे महंगे गहने और साड़ी लेकर आती है और अपनी तीनों अमीर बहुओं को दे देती है। मेरे लिए तो तुम ही मेरी लाडली बहू हो, तुम्हें ये शगुन का सामान तो मिलना ही चाहिए। जहाँ वो अपनी तीनों अमीर बहुओं को हीरे, जवाहरात, सोने के गहने और खूब पैसे और साड़ियाँ देती है, वहीं वह अपनी गरीब दोनों बहुओं की गोद भराई में 10 रुपए रख देती है। इतना कहने के बाद भी उसकी तीनों बौनी अमीर बहुएं उसे बातें सुनाना शुरू कर देती हैं। आखिर ये सब हो क्या रहा है? सारे मेहमान इन दोनों फटीचर बहुओं को ही देकर गए हैं, शगुन बाकी हमें तो किसी ने कुछ भी नहीं दिया। ऊपर से ये देखो, आपने हमें क्या दिया है? कुछ भी नहीं दिया। पता नहीं किस मनहूस मुहूर्त में हमारे माता पिता ने हमारी शादी इस घर के बेटों से करा दी। देखो तो सही, किसी ने भी हमें शगुन नहीं दिया, और हमारी सास ने जो हमें दिया वो तो दिखाने लायक ही नहीं है। इतना तो हमारे घर से दहेज आ गया है, क्या तुम इतनी कंजूस हो कि मुंह दिखाई की रस्म में भी कुछ अच्छा नहीं दे सके?
ये सुनकर करुणा को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो अपनी किस्मत पर रोने लगती है। पता नहीं क्यों मेरा सारा दिमाग पैसा और दहेज पर चला गया। इससे अच्छा होता कि मैं कोई सड़क छाप लड़की से ही अपने बेटों की शादी करा देती। कम से कम उन्हें लोगों से बात करने का तरीका और बहू होने के बाद रहना सहना तो आता। मेरे तो भाग्य ही फूट गए। करुणा अपनी गलती पर परेशान होती है तो वहीं उसकी दोनों घूंघट वाली बहू अपनी तीनों जेठानी को अच्छे से समझाती हैं। उनके समझाने पर वो तीनों अच्छे से समझ जाती हैं और संस्कारी कपड़े पहन लेती हैं। अरे वाह, तुम तीनों तो बहुत प्यारी लग रही हो। कद में भले ही छोटी हो लेकिन अच्छी लग रही हो। अब तुम तीनों माँ जी के सामने जाओ, लंबा घूंघट करके, और फिर देखो माँ जी तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। नहीं, आज से ना तो हम तीनों लंबा घूंघट करेंगे और ना ही तुम दोनों। अब हम पांचों संस्कारी बहू होकर अपनी सास की सेवा करेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास है। वो पांचों मिलकर घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती हैं और करुणा की तीनों बहू उससे माफी भी मांगती हैं, जिसके बाद वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।